बैक, क्योंकि हमने 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा जी बेटे, इस लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे लेके चलते हैं कि भाई क्या होता है, किसने ये लॉ पेश किया और इस लॉ को लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम क्यों दिया गया। बेटे याद रखिएगा, गुल्डबर्ग और वे दो क्या थे, केमिस्ट थे। उन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। किसने बेटे? गुल्डबर्ग और वे। ठीक है, कितने में? 1869। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एमसीक्यू है ये। क्या बेटे? इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। अगर बुक के अंदर से एमसीक्यू आती है सम टाइम, तो ये एमसीक्यू लाजिम आती है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज प्रपोज्ड बाय, यही आ जाता है गुल्डबर्ग एंड वे। गुल्डबर्ग एंड वे यह आ जाता है कि किस सन में लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रपोज किया गया। सन क्या है बेटे? 1869। ठीक है, अब देखते हैं जी लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate at which substance reacts is directly proportional to its active masses and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance. समझ आए? According to this law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substance. क्या मतलब है इस चीज का कि वो लॉ जिसमें एक सब्सटेंस जिस रेट पे एक्ट कर रहा है, एक सब्सटेंस क्या है बेटे, इस रेट पे एक्ट कर रहा है, उसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके बेटे? पहली बात, सब्सटेंस का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात बेटे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो इन्हीं एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सवाल आ गई? अभी भी समझ नहीं आया। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, उससे आपको इजीली क्लियर। फर्स्ट के बेटे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, इसके कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। ये हमारे पास क्या है जी? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है जी? प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? अब ये वाला रिएक्शन कौन सा है, कोई बच्ची बता सकती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे पता चला? डबल एरो से। क्या है बेटे, ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और ये प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड? अब इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स वापस किस में आ रहे हैं बेटे? रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब इसमें हमने कहा रिवर्सिबल है। जब रिएक्शन बेटे रिवर्सिबल होता है तो वहां पर दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड और दूसरा बेटे रिवर्स। ये देखो, ये ऊपर वाला एरो जो है ये नीचे वाला रिवर्स। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब यहाँ से अगर हम इसका रेट निकालें, क्या निकालें जी? हाँ जी, रिएक्शन करें तो
क्या होगा इसकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा। मैंने कहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या निकालें, रेट निकालें। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इसके? तो याद रखिएगा बेटे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि हमने क्या कहा कि एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज या रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है बेटे उसके एक्टिव मैसेज के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटे? ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपके पास है, ये देखो, ये क्या है आपके रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? के द रेट एट जिस रेट पर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है उसके क्या है बेटे? ये एक्टिव मैसेज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्टिव मैसेज क्या है बेटे? इनको मोलर कंसंट्रेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो, मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? ये स्क्वायर ब्रैकेट में इसको शो किया जाता है। ठीक है, जब किसी भी एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में शो करें तो उसे क्या कहते हैं हम? मोलर कंसंट्रेशन। अब ये देखो, ये ए की मोलर कंसंट्रेशन होगी, ये बी की, ये बेटे सी की, ये और डी की। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। क्या बोला? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसकी है? किसका यूनिट है? मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से हम देखिए, हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बेटे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, इसको हम आर एफ लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं ना, आर से रेट, एफ में फॉरवर्ड। अब इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे? एक्टिव मैसेज के। अब एक्टिव मैसेज कौन से हैं? और रिएक्टिंग स्पीशी तो यही है ना, रिएक्टिंग स्पीशी के क्या है बेटे? एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा हमारे पास? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is directly proportional to the concentration of A to concentration of B। समझ आ गई? एक बार इस सबको देख लें, इस पूरे इक्वेशन को एट द एंड आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? हमने कहा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या है हमारे पास? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स बन रही है। रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है? ए और बी है। अच्छा, अब हम डेफिनेशन की बात करें, हमने कहा द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट्स। तो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं? पहली बात, जो सब हमने क्या कहा? रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट्स। तो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस कौन से हैं? एक ए है, एक बी है। और ये वाले सब्सटेंस जो है, आगे हमने बात की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। अपने एक्टिव मैसेज के क्या है बेटे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसमें आ रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्ट कर रहे हैं ना। किस में रिएक्ट कर रहे हैं? तो ये जो सी और डी है ये क्या है? ये रिवर्स रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टिव स्पीशी क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी है। फॉरवर्ड में रिएक्टिव स्पीशी क्या है? ए और बी। लेकिन रिवर्स में देखें तो रिएक्टिव स्पीशी क्या है? सी और डी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C प्लस D विल चेंज इनटू A प्लस B। अब रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी है? पहले कौन सी थी? A प्लस B। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड के लिए रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी है? A प्लस B। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी ना। अब हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, जब हम बात करते हैं बेटे रिवर्स रिएक्शन की, तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाता है? उलट हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट पहले आ जाते हैं और रिएक्टेंट बाद में। सॉरी, इक्वेशन को देख लें। अब इस इक्वेशन में रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी होंगी? सी और डी होंगी। पहले फॉरवर्ड में कौन सी थी? तो तब हमने क्या लिखा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अपने मोलर कंसंट्रेशन के। जब हम बात करेंगे बेटे रिवर्स की, तब हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ जो है बेटे रिवर्स रिएक्शन ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन की।
उत्तर नहीं है समझ आ गई ना। अच्छा ये क्या हो गया, अब इसकी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रूव होना किसके। अच्छा अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया ना इसको हमने खत्म करना है। जब हम बेटे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रूव खत्म हो गया इज इक्वल टू के एफ इनटू ए कंसंट्रेशन इनटू बी। ये क्या है बेटे, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। क्या है बेटे, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, आर यानी कि रेट ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू के आर इनटू ए इनटू बी। शाबाश, क्या आएगा यहाँ पर, सी और रेट ऑफ रिवर्स किसके बराबर है बेटे, के आर इनटू सी इनटू बी। अब के आर क्या है, किसका कांस्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन का क्या है बेटे, रेट कांस्टेंट है। समझ आ रही है ना, रिवर्स रिएक्शन का क्या है, ये रेट कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। अब जब हम बेटे बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इसकी बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो अब हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इक्वल स्टेट होती है जब बेटे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो अब हमने वही करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इसको लेके आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, रेस कर दूं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इस चीज के बराबर है ना, के एफ इनटू ए कंसंट्रेशन इनटू ए कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिवर्स के आर इनटू सी कंसंट्रेशन इनटू ए कंसंट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जब हम बेटे आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, रेट ऑफ रिवर्स के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है हमारे पास, के एफ इनटू ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन। पुट कर सकता हूं मैं यहाँ, तो आर की वैल्यू क्या है बेटे यहाँ पर हमारे पास, के आर इनटू इज इक्वल सी कंसंट्रेशन इनटू, अंडरस्टैंड। अब इक्वेशन को रीअरेंज करें। जब हम इक्वेशन को बेटे रीअरेंज करते हैं तो क्या किया, यहाँ पर रहने दो, के एफ यहाँ पर रहने दो, ये चीज उठा के ना इधर इसके नीचे ले जाओ, इस साइड पे ले जाओ। यहाँ पर ये क्या कर रही है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगी, क्लियर है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं के एफ और के आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन इनटू। अब उत्तर नहीं है समझ आगे, अब क्लियर है। क्या बोला, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम के स्टेट पे, वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है, तो हम इसकी वैल्यू देके जो मल्टीप्लाई करके उससे जाके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अब ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब बेटे याद रखिएगा के एफ और के आर बराबर होता है के सी के। अब ये तो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, किसका, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, आपने क्या कहना है, के एफ। अच्छा आपसे पूछा जाए ये रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, क्या कहना है, के आर। अब ये केसी क्या होता है, जब डिवाइड होते हैं बेटे याद रखिएगा ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कहां से निकला है बेसिकली? इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में क्या होते हैं। अब यहाँ पर वही कंडीशन है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपस में क्या है, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, केसी। केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बेटे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उतरने का इसमें अच्छा। अब सी वाले दो, Kc is equal to C concentration into B concentration or A concentration into B concentration। अब वापस ये डेफिनेशन की तरफ चलो। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses। क्या एक्टिव masses के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये एक्टिव मास है, ये भी एक्टिव मास है। अब इन दोनों का क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species। अब जो रिएक्शन का रेट है Kc यानी कि रिएक्शन रेट है ना ये ओवरऑल, तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव masses। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सी और डी आपस में क्या हो रहे हैं? ये क्या होगा? जब मल्टीप्लाई दो चीजें होती हैं वो उसका प्रोडक्ट आता है ना। अब ये क्या होगा? हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। अगर ए और बी की बात करें ये भी हमारे पास क्या है? तो ये हमारी बात ठीक है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये भी रिएक्टिंग स्पीशीज है फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में ये भी क्या है? रिएक्टिंग स्पीशीज है। तो क्या होगा बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज और रिएक्टिंग सब्सटेंस। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। अंडरस्टैंड? कोई पॉइंट रह गया बेटे? क्लियर है? अच्छा, अब तो ये तो हमने बात कर दी बेटे सिंपल की। किसकी बात कर दी? नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटे? वो कहता है कि डिराइव करो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। वो कहता है कि एक आप जनरल रिएक्शन लो, उससे जनरल रिएक्शन में से आपने एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। वो एक्सप्रेशन कौन सी होनी चाहिए बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने वहां से क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पीछे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया सिंपल वे में। तो क्या कोई बच्ची बता सकती है? अभी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc। Kc क्या कहलाता है बेटे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अब वो कहते हैं कि जनरल इक्वेशन कोई भी ले लो बेटे। आप क्या ले लो? a प्लस b c d वो तो पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसी की वैसी है। क्या कर दिया जाएगा? ठीक है, ये चीजें किस में चली जाएंगी? एक्सपोनेंट्स पावर में चली जाएंगी। ये क्या बन जाएगी बेटे? पावर बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा? ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। क्यों कहा रिवर्सिबल? डबल एरो की बेस में इसको कह सकते हैं ये क्या है? रिवर्सिबल, यानी कि फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। समझ आ रही है? अब हमने पीछे बात की कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, क्या होता है बेटे? फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एक्टिव masses के ऑफ द रिएक्टिव स्पीड। तो एक्टिव masses क्या है? A
इनटू, अब ये जो चीज है किसमें चली जाएगी, ये किसकी पावर बन जाएगी, ये की, और बी इसकी पावर स्मॉल b। अंडरस्टैंड, क्लियर है ये, कहाँ से समझिए। अब इसमें मुझे बताएं रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं बेटे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना वो रिएक्टिंग स्पीशी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टिंग स्पीशी के एक्टिव मैसेज के। अब ये एक्टिव मैसेज है मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ए को भी और बी को भी। अब इसमें रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी है फॉरवर्ड रिएक्शन में, ए और बी है। अगर हम रिवर्स की बात करें सी प्लस डी, ए प्लस डी, अब इसमें हमें मुझे बताया कि रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी है, सी और डी। अब इसमें कौन सी है, ये कौन सा रिएक्शन है, फॉरवर्ड वाला ना, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिएक्टिंग स्पीशी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज के। एक्टिव मैसेज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या है बेटे, रिएक्टिंग स्पीशी के एक्टिव मैसेज कौन से हैं, ए और बी। अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तब सी और डी। लाइकवाइज यही बात बेटे यहाँ पर भी है, सिर्फ एडिशन यहाँ पर वाले में कर दिया गया। अब क्लियर है, तो क्या होगा बेटे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टिंग स्पीशी है। तो रिएक्टिंग स्पीशी में ये रिएक्टेंट कौन से हैं, अब इसके प्रोडक्ट के क्या होगा बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो ये इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसी तरह बेटे हम बात करें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, इसकी तो बेटे हमारे पास क्या होता है आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सी और डी की कंसंट्रेशन के। क्लियर है बेटे, क्योंकि यहाँ पर अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशी कौन सी है, सी और डी है। तो यहाँ पर जो इसके बेटे वो है ये सी क्या आएगा ऊपर एक्सपोनेंट बन जाएगी, यानी कि पावर ये भी क्या आ जाएगी इसकी। क्लियर है, अच्छा अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आपके पास, रिवर्स रिएक्शन भी है, इक्वल लिखो, क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया पहले वो हटा। अब आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, के एफ इनटू ए कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन। लाइकवाइज बेटे रिवर्स रिएक्शन की प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो क्या आ जाएगा, आर आर इज इक्वल टू के आर इनटू सी इनटू डी कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन कौन सा है, तो वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह के एफ इनटू वैल्यू पुट करनी है बेटे, क्लियर है, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है वैल्यू इसकी, के आर इनटू सी इनटू डी। अंडरस्टैंड, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब ये तो बात होगी किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब इसको बेटे रीअरेंज करो तो क्या आ जाएगा, हमने कहा कि के एफ को इधर ही रहने दो, ये चीज क्या कर लो नीचे ले, ठीक है। जब ये यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके, अच्छा अब के आर को यहाँ से इधर ले आओ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है इधर आके, तो क्या हो जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी वैसे का वैसे वहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, और डी की कंसंट्रेशन वैसी की वैसी, और ये चीज क्या आ जाएगी बेटे, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, जब डिवाइड होगी ए बी, नहीं समझ। अब के एफ ओवर के आर ये किसके बराबर होता है, के सी, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी इज कॉल्ड, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
आप देख सकते हैं के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन सी इनटू डी कंसंट्रेशन जी ओवर ए कंसंट्रेशन ए इनटू बी कंसंट्रेशन। अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। हमारे पास टॉपिक क्या था डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन एक हमने लिया, उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके एट द एंड हमने क्या की एक एक्सप्रेशन डिराइव की किस चीज की भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यानी कि Kc की। वो हमारे पास क्या आ गई अंडरस्टैंड क्लियर है ये। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह